सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी प्रतिशय और उसका आयुर्वेदिक चिकित्सा, ये हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि प्रतिशय के पेशेंट अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सभी को सर्दी जुकाम वगैरह बहुत हो रहा है। तो उसमें मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, वो बोलते हैं कि ये तो एलर्जिक रेनाइटिस है, किसी एलर्जन के वजह से एलर्जी हो रहा है। तो आयुर्वेद किस तरह से दिखता है? क्या आयुर्वेद में एलर्जी है कि नहीं है? कि एलर्जी से ये प्रॉब्लम होता है क्या? डस्ट एलर्जी होता है क्या? आयुर्वेद क्या सोचता है उसके बारे में हम लोग को अच्छे से विस्तार से समझना जानना बहुत जरूरी है। पहले प्रतिशय होता क्या है? तो जो सुश्रुत संहिता पे जिन्होंने टीका लिखी है, जल्पकल्प निबंध संग्रह जो टीका लिखी है डलहनाचार्य, आचार्य डलहनाचार्य जी ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है प्रतिशय के लिए। उन्होंने ऐसा बताया कि वातम प्रति अधिमुखम श्यावो गमनम कपादिनाम यत्र स प्रतिशय। मतलब कफाती दोष जो है उसको निकालने के लिए वायु जो रहता है वो नासिका से कफ को निकालने का जोरदार प्रयास करता है, और इसीलिए ये प्रतिशय हो जाता है, मतलब यह व्याधि हो जाती है। दूसरा प्रतिशय जो होता है इसको बोलते हैं कि यह एक तरह से अतिसार है, जिसमें द्रवमल प्रवृत्ति होती है, कफ जो है वो निकलते रहता है। इसका भी हेतु देखेंगे तो अग्नि मान्यता ही रहती है। और हम लोग हेतु पे बाद में आएंगे, पहले प्रतिशय क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो प्रतिशय जो रहता है कभी कभी स्वतंत्र व्याधि के रूप में हो सकता है, कभी परतंत्र व्याधि के रूप में हो सकता है। अगर स्वतंत्र व्याधि के रूप में रहा तो प्रतिशय को हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये परतंत्र व्याधि, मतलब मेन व्याधि कुछ और होती है और यह परतंत्र व्याधि अनुबंध व्याधि के रूप में होता है। तो इसमें जैसे नासा रोग रहते हैं, अलग अलग जो हम लोगों ने ईएनटी शालक्य में पढ़ा है, नासा रोग की वजह से भी प्रतिशय हो सकता है। कभी कभी कास व्याधि होती है, उसके परतंत्र व्याधि के लक्षण के रूप में यह प्रतिशय हो सकता है। कभी कभी राज यक्ष्मा होता है, उसके परतंत्र व्याधि के रूप में यह हो सकता है। कभी कभी कर्ण बाध्यता होती है या ईयर में इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से प्रतिशय हो जाता है। तो इसलिए हमें यह पहले तो डायग्नोस करना चाहिए कि स्वतंत्र व्याधि क्या है, परतंत्र व्याधि क्या है। प्रतिशय क्या स्वतंत्र व्याधि के रूप में हमारे पास पेशेंट को हुआ है या परतंत्र व्याधि के रूप में हुआ है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारा प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसको आप लोग समझ लीजिए। इसी तरह से चरक चिकित्सा में प्रतिशय के बारे में बताया है कि भूइष्टम व्याधि सर्वे प्रतिशय निमित्त जहा तस्माद रोगम प्रतिशय पूर्व में वोपदिश्यते। इसी तरह से चरक निदान स्थान में भी बताया है। तो इसमें बता रहे हैं कि प्रतिशय तो कासा संजायते क्षय रोग से हेतुत्वे शोषायुपजायते। इसका मतलब यह है कि जो दूसरा श्लोक मैंने बताया वो निदानार्थकारी रोग बताया है। जो चरक संहिता में निदान स्थान में 8वां चैप्टर है, अपस्मारक जैसे टॉपिक खत्म होता है तो निदानार्थकारी रोग बताया कि एक व्याधि से दूसरी व्याधि कैसे होती है। इसीलिए इन्होंने बोला है कि प्रतिशायद अथो कासः, मतलब प्रतिशय से कास होता है। कासत संजायते क्षय, अगर खांसी बहुत दिन तक रहता है 21 डेज से क्रॉस करता है तो वह क्षय मतलब राज्यक्षमा ट्यूबरकुलोसिस की तरफ जाता है। इसी तरह से क्षय रोग से हेतुत्व, क्षय रोग से फिर और भी शोष होने लगता है, शरीर सूखने लगता है और शोष ये बड़ा व्याधि हो जाता है। इसीलिए ना प्रतिशय इसका यह व्याधि से व्याधि उत्पन्न करना, ये जो हेतु बताए व्याधि से व्याधि उत्पन्न, इसमें प्रतिशय का मेन हेतु बताए, प्रतिशय ये हेतु बताए कास व्याधि होने के लिए। इसी तरह से बता रहे हैं कि भूयिष्ठ व्याधि सर्वे प्रतिशय निमित्त तस्मद रोग प्रतिशय पूर्व में वो उपदिश्यते। मतलब जो भी श्वास कास की व्याधियां हैं, जो प्राणव स्त्रोत में होने वाली व्याधियां हैं, ज्यादातर प्रतिशय के बाद पहले शुरुआत होती है, फिर कास और श्वास ये सब हो जाता है, ये इन्होंने बोला है। इसी तरह से ये प्रतिशय का जो रोगी है उसको अगर हम लोगों ने ठीक कर दिया तो हमारे पास प्रैक्टिस भी बढ़ जाती है। अब हेतु अगर देखते हैं तो मैंने जैसे कि शुरुआत में अपने लेक्चर में कहा कि यह मतलब एलर्जेंस की वजह से होती है क्या? आयुर्वेद इसको मानता है क्या कि एलर्जिक कोई रिएक्शन होता है बॉडी में और एलर्जेंस रहते हैं? डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, अगरबत्ती का धुआं हो गया, या पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कुछ हो गया, केमिकल का कुछ फ्यूम्स हो गया, ये आयुर्वेद मानता है क्या? तो आयुर्वेद 100% मानता है। आयुर्वेद में क्या बताया कि संधारणा जीर्ण ज्योति भाष्य क्रोधर्तु वैषम्य शिरोभितापै प्रजाग्रादति स्वप्नाम्बु शीतर भविष्य मैथुन वाष्पधूमहि। फिर एक बार और इन्होंने अष्टांग हृदय में भी ये बताया है श्लोक में कि नित्यातयो चोपधाने न पित्ता नाने न वारिणा अत्यम्बुपान रमण छर्दि वाष्प ग्रहादि। इसमें सबसे पहले बताया है कि वेगों का धारण करना। अगर कोई भी इंसान है अधारणीय वेगों को धारण करता है, जैसे मूत्र का धारण करता है, तो उसको प्रतिशय 100% होगा, क्योंकि वायु जो है
अपान वायु दुष्टि हुआ और आपने मूत्र वेग को रोक के रखा, उसको सर्दी जुकाम तो जरूर होगा ही। मल वेगावरोध में अष्टांग हृदय में बताया है कि मल वेगावरोध में यह टिपिकल सिम्टम होता है कि प्रतिशाय होता है। इसलिए जब भी प्रतिशाय का पेशेंट आए तो रेट्रोस्पेक्टिव आप लोग स्टडी करके ट्रीटमेंट दीजिए कि प्रतिशाय का पेशेंट आए तो उसको सबसे पहले आप पूछे कि उसका पेट साफ होता है कि नहीं होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री है तो यहीं पर तो हेतु और हमें संप्राप्ति पता चल गई। इसीलिए उसको अनुलोमन करने वाली द्रव्य दीजिए जिससे उसका पेट अच्छे से साफ हो जाए। त्रिवित लेहम दीजिए, एरंड तेल दीजिए, फिर आरगवद का कषाय दीजिए, हरितकी का चूर्ण दीजिए, त्रिफला दीजिए, कुटकी दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन उसका पेट साफ डेली का डेली होना जरूरी है। जब पेट साफ हो जाएगा तो प्रतिशय तो वहां पर ही आप लोग जीत लेंगे। इसी तरह से छर्दी वेग को अगर रोका, किसी को ना बस से ट्रैवलिंग कर रहे हैं और उल्टी आ रही है बहुत ज्यादा, तो उसने अगर छर्दी वेग को रोका ना तो छर्दी का वेग जो है, जो भी दोष है वह जाके विमार गमन करते हैं और ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में जाके प्रतिशायी व्याधि को कर देते हैं। बहुत सारे आप लोग को शायद याद होगा कि जब आप लोग फर्स्ट ईयर में डिसेक्शन हॉल में गए थे तो डेड बॉडी बहुत देखा था आप लोगों ने, जो आधे कटे कटे सीनियर लोगों ने रख दिए थे, या फिर वहां बहुत गंदा स्मेल आ रहा था। तो बहुत सारे लोगों को ना फर्स्ट ईयर में वॉमिटिंग आने लगती है जब भी डेड बॉडी को देखते हैं या फिर वहां डिसेक्शन हो रहा होता है। सभी का सत्व जो रहता है वो एकदम स्ट्रांग नहीं रहता है। तो अगर वो छर्दी का वेग रोक दिया जाए, या तो नाक ऐसे बंद करके, उल्टी वेग आ रहा है लेकिन नाक ऐसे बंद करके रुमाल से, या फिर कोई मेडिसिन ले लिया जाए, एंटी एमेटिक मेडिसिन ले लिया जाए, तो वह सारे लोगों को ना प्रतिशय जरूर हो जाता है। मतलब ये मत सोचिए कि क्लोरोफॉर्म का फ्यूमिगेशन किया इसलिए प्रतिशय होता है। यह शरीर में मतलब आगंतुक कारण तो होता ही है, उसमें आंखों में बहुत ज्यादा ये होता है। क्लोरोफॉर्म जो वो लगाते हैं ना फ्यूमिगेशन के लिए, पूरा ये कर देते हैं बंद डिसेक्शन हॉल को, उससे आंखों में जलन होती है, नाक में जलन होती है, वो तो होता है, वो तो केमिकल है तो हो गई। लेकिन यह निज हेतु को भी अगर छर्दी का वेग रोक दिया गया, उल्टी का वेग रोक दिया गया तो प्रतिशय होना ही होना है। प्रतिशय का और भी कारण है कि अश्रु वेग अगर रोक दिया जाए, किसी को बहुत रोने का मन कर रहा है लेकिन उसको रोने नहीं दिया जा रहा है, या फिर वो ऐसा सिचुएशन है कि वो रो नहीं सकता है, तो उनको प्रतिशय जरूर ही होता है। क्योंकि यहाँ से अश्रु ग्रंथि है ना वो जागृत हो रही है। आंसू को आपने रोक दिया तो वो जाके नाक से जाएगा, लैक्रिमल डक्ट से वो जाके और प्रतिशय होने लगता है। इसी तरह से ये वेगों का धारण करना यह प्रतिशय का कारण है। दूसरा, अजीर्ण, बहुत ज्यादा खाया पिया पच नहीं रहा, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से भी प्रतिशय ये हो जाता है। उसी तरह से धूल का सेवन करना, बहुत धूल मिट्टी, अभी हमारे यहाँ से आप लोग 2 किलोमीटर दूर जाएंगे ना तो वहां अभी क्या है कि महाराष्ट्र में जो सैंड होता है, सैंड माफिया का पहले राज था, तो गवर्नमेंट ने सब पॉलिसी चेंज कर दिया कि सैंड बेचना नहीं है। अगर सैंड बेचते हैं तो नदियां जो रहती हैं उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए सैंड नहीं बेचना। तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। तो लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन का काम तो कितना चल रहा है, पूरा महाराष्ट्र इतना डेवलप कर रहा है, तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, उसको क्रश किया जाता है। तो क्रशिंग मशीन में क्रश करके उसका क्रश वाला जो सैंड होता है वो बिल्डिंग के काम में यूज होता है। तो वह जब क्रश किया जाता है ना तो बहुत ज्यादा धूल उड़ता है, बहुत ज्यादा, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या कैसे भी, तो वो डस्ट का काम जो रहता है, क्रश क्रश करके जो सैंड बनाए, आर्टिफिशियल सैंड बनाए, तो वहां जो फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर, तो वहां जो लोगों ने भी घर लिया है, यहाँ वाघोली नाम का एक जगह है, वहां पर जो लोग भी जाते हैं ना उनको जरूर प्रतिशय ये जरूर हो जाता है। तो यह उनके लिए एलर्जन है। और यह यहाँ पर बताया है कि रजोअति, रज रज का धूल के रूप में जो भी जा रहा है वह जरूर करता है। तो आयुर्वेद मानता है कि एलर्जिक डस्ट होता है, या फिर जहां पर धूल है, जहां कचरा जलाया जाता है, महाराष्ट्र में पुणे में कुछ कुछ जगह है यहाँ पर, तो वहां पर पूरा सिटी का कचरा जला दिया जाता है। वहां तो जो धुआं निकलता है, धुआं को तो वो लोग ये नहीं करते हैं, साइंटिफिक रूप से नहीं करते, धुआं को पूरा छोड़ देते हैं। जहां जहां धुआं जलाते हैं वहां पर यह प्रतिशय जरूर हो जाता है। इसी तरह का आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा कि दिल्ली में एनसीआर में दिवाली के बाद पराली जलाया जाता है, तो पूरा जो पंजाब और हरियाणा के किसान जला देते हैं, तो पूरा पराली का जो धुआं है वो दिल्ली को गैस चेंबर बना देता है और सभी को सांस लेने में तकलीफ होती है। सबसे टिपिकल सिम्टम तो प्रतिशय हो जाता है। प्रतिशय तो ये होता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वहां पे। और एयर क्वालिटी इंडेक्स का आप लोगों ने टीवी में रोज देखा होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा बिगड़ गया, पूरा फॉग आ गया, पूरा पोल्यूशन हो गया, ये सब प्रतिशय का कारण होता है। तो आयुर्वेद इसको मानता है। तो धूली सेवन हुआ, अजीर्ण बहुत ज्यादा हो गया। इसी तरह से बहुत ज्यादा जो लोग बहुत बोलते हैं,
कंटिन्यू बोलते हैं। अब मेरा तो काम है बोलने का, तो मैं उसके लिए घृत पान करता हूँ, लेकिन जो लोग कंटिन्यू बोलते हैं, दिन रात बोलते हैं, उनको प्रतिशय जरूर रहता है। इसी तरह से जो लोग क्रोध करते हैं, मानसिक जो धारणीय वेग है उसको धारण नहीं किया और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, इरेलीवेंट टॉकिंग कर रहे हैं, जो जरूरत नहीं है तब भी इरेलीवेंट टॉकिंग कर रहे हैं। फिर ऋतु वैषम्य, जैसे कि अभी यहाँ पर 4 दिन पहले ना क्या हुआ कि तेज बारिश हुआ और पूरा दिन कंटिन्यू बारिश हो रहा था। तो ये ऋतु विपर्य होता है। हेमंत ऋतु में वर्षा के कैसे सिम्टम आए, तो इसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया और इसमें प्रतिशाय के पेशेंट, साइनोसाइटिस, रेनाइटिस के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए। सारा ओपीडी जो है मॉडर्न का, एलोपैथी का, वो सब भर गया सब जगह, कि सबको सर्दी जुकाम हो गया और आरटीपीसीआर करा के चेक कर रहे हैं कि कोई कोरोना का कुछ इन्फेक्शन तो हुआ है कि नहीं। और अभी एक तो ओमिक्रॉन जो आ रहा है वायरस वेरिएंट, उससे भी लोग डरे हुए हैं। तो यह ऋतु वैषम्य होना, सीजनल चेंज होना, यह भी ऋतु विषमता जो होता है यह प्रतिशय का हेतु होता है। इसी तरह से शिरोभिताप, अगर कोई धूप में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो रहते हैं, वो जो मजदूर रहते हैं या कोई भी काम करते हैं, वो अगर सिर को ढक के नहीं धूप में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो शिरोभिताप से भी ये प्रतिशय हो जाता है। उसी तरह से शिरोभिताप जिनको होता है ना, उनको और भी हेतु रहते हैं। शिरोभिताप तो एक कारण ही होता है। उसी तरह से रात्रि जागरण करना, रात रात भर जागे रहना, उनका नींद ही पूरा नहीं हो पाता है। इसी तरह से दिन में सोना, दिन में सोने से भी प्रतिशय हो जाता है। ऐसा हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो बताते हैं कि एक डॉक्टर संजीव त्रेहान जी आए थे, संभाषा में आए थे, अपने बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन उनका क्या आदत है, खा पी के और वो दिन में जरूर 3-4 घंटा सोते हैं, दोपहर में सो ही जाते हैं, और उसकी वजह से उनका प्रतिशत, मैंने दवाई भी भेजा था लेकिन मैं उनको ठीक नहीं कर पाया क्योंकि हेतु सेवन बंद नहीं हुआ उनका। संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जनम, तो वो एलोपैथी का ऑट्रिन वो ड्रॉप डालते हैं और सेट्रिजिन खाते हैं, एविल खाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। और आयुर्वेद इसी चीज पे चलता है कि हेतु निकालना पड़ता है हमें, और संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जनम, जब तक निदान परिवर्जन नहीं करेंगे तब तक मेडिसिन काम नहीं करेगा। आप कितना भी शिरो विरेचन द्रव्य दीजिए, कितना भी वमन कराइए, कितना भी विरेचन कराइए, दोष शुद्धि कराइए, लेकिन हेतु सेवन अगर करेंगे तो 100% इसका असर जरूर होता है कि व्याधि होता है। और दिवा स्वाप जो है वो वर्ज्य बोला है, नहीं करना है, ऐसा आयुर्वेद स्ट्रिक्टली बोलता है नहीं करना है, लेकिन लोग करते हैं, वे बीमार पड़ते हैं और वो ठीक ही नहीं होते, जिंदगी भर तड़पते रहते हैं बीमारी से। उसी तरह से अति शीत जलपान, लोग क्या करते हैं कि अभी अक्टूबर का महीना आया था, बारिश खत्म हुआ और थोड़ा धूप चढ़ गया तो गर्म थोड़ा होने लगा, तो लोगों ने क्या किया कि फ्रिज का यूज करने लगे, फिर गन्ने का जूस पीने लगे, शुगर केन जूस पीने लगे, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीने लगे, फ्रिज से निकाले कोल्ड ड्रिंक पिए, चिल्ड वाटर पीने लगे, सभी को सर्दी जुकाम हुआ। तो यह अत्यंबुपान और अति शीत जल सेवन, यह भी हेतु रहता है। इसी तरह से सुबह के टाइम पे ओस पड़ती है और कान उन ढके नहीं है और ओस में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, जब ओस पड़ रही है, आप लोगों को ओस मालूम है, मराठी में दव बोलते हैं, तो दवात सुबह घूमना, मतलब ओस पड़ रही है उस टाइम पे घूमना है, इसकी वजह से भी प्रतिशय होता है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और मॉर्निंग वॉक के बाद जब आते हैं तो उनको स्नीजिंग बहुत ज्यादा होता है और साइनोसाइटिस बहुत ज्यादा होता है, यह एक हेतु है। इसीलिए कभी भी आपको ठंडी के सीजन में मॉर्निंग वॉक करना है तो सब कुछ ढक के और आंखें बस दिखे, सब कुछ कवर करके और मफलर वगैरह लगा के तब आप घूमने जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। दूसरा, बहुत ज्यादा पानी में डूब के रहना। बहुत सारे लोगों को ना पानी इतना पसंद रहता है कि दिन भर स्विमिंग करते रहते हैं, और गांव के बच्चे जो रहते हैं वो तो करते ही हैं, उनको प्रतिशय कंटिन्यूटी में रहता ही है, जो दिन भर भैंस चराते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गांव के बच्चे खराब हैं, गांव के बच्चे भी अच्छे हैं, हमारे पिताजी दादाजी ये सब तो गांव में ही रहते थे, अभी हम सिटी में है ना। तो क्या होता है, जो दिन भर पानी में रहते हैं उनके, वो थोड़ा ऐसे डूबते हैं, फिर स्विमिंग करते हैं, फिर डूबते हैं, तो उनको बार बार पानी तो संपर्क होते रहता है, उनको फिर प्रतिशय का प्रॉब्लम हो जाता है। इसी तरह से सुबह सो रहे हैं सुबह के टाइम पे और ठंडी लग रही है और कोई कवर नहीं कर रहे हैं अपने बॉडी को, मतलब कंबल या रजाई या कुछ भी ऐसे चीज से कवर नहीं कर रहे हैं, ब्लैंकेट नहीं डाल रहे हैं, और वो अपने सब चीज को ओपनली फैन लगा के एसी लगा के सो रहे हैं, तो उनको प्रतिशय जरूर हो जाता है। इसी तरह से ऐसा सोते हैं कि अपना जो सिर है उसका पोजीशन सोते टाइम मतलब बिना तकिया के सोए और अपना सिर जो है वो नीचे लटक जाए, इस ये जो पोस्चरल चेंजेस होते हैं सोने के टाइम पे, उसके वजह से भी प्रतिशय बहुत हो जाता है। उसी तरह से जो पिलो रहता है, तकिया रहता है, वह न लेना या बहुत ऊंचा तकिया लेना,
एक बैलेंस रहना चाहिए कि हमें तकिया कितना चाहिए। तो यह अगर बहुत ज्यादा ऊंचा ले रहे हैं तब भी प्रतिशय होता है, या बिना तकिया के सो रहे हैं जिनको साथ में नहीं है वो उस तरह का। तो दुष्यम देशम प्रकृति अनलम वय जो बताएं, दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वय, हर इंसान के लिए अलग चीज तकिया की जरूरत होती है। जैसा काम होता है, जैसा उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उस तरह से उसका तकिया ऊपर नीचे वो हमें डिजाइन करके देखना पड़ता है। तो तकिया गलत रहे इसका भी एक हेतु हमें पेशेंट से पूछना चाहिए कि प्रतिशय का ये हेतु है। इसी तरह से लोग एक ही साइड में, मतलब एक करवट में ही सोए रहते हैं, लेफ्ट साइड में सोए रहेंगे या राइट साइड में सोएंगे, रात भर सोते रहेंगे। तो ये पोस्चरल चेंजेस जो रहते हैं, हमें तो घूम फिर के सोते रहना चाहिए। तो अगर नहीं सो रहे हैं तो उसके वजह से एक करवट में सोते हैं, वह भी प्रतिशय का हेतु रहता है। इसी तरह से मुंह खोल के सोना, पूरा सिर वगैरह नहीं ढो रहे हैं और ठंडी हवा आ रही है ठंडी के सीजन में, उनको भी ये प्रतिशय हो जाता है। इसी तरह से आहार में बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ कर रहे हैं, अग्नि उतना ये नहीं मान्य नहीं कर रही है, बॉडी में एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन गुरु पदार्थ बहुत ज्यादा खाना है। फिर मधुर पदार्थ, मीठे चीजें बहुत बहुत सारा ये हलवा पूड़ी वगैरह बहुत खाना है, बहुत ज्यादा मीठा खाना है। ये सारे कफ प्रकोपक आहार विहार है। फिर उसी तरह से शीत पदार्थ, आइसक्रीम बहुत खाना। कुछ लोग रहते हैं कि उनको ना एक एक किलो आइसक्रीम खा जाते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है, लेकिन नेक्स्ट डे उनको प्रतिशय हो जाता है। इसी तरह से रुक्ष पदार्थ का सेवन ज्यादा करना जिसमें घी नहीं है, और बहुत ज्यादा ड्राई चीजें, चना वगैरह बहुत ड्राई खा रहे हैं, फिर या चूड़ा खा रहे हैं, पोहे खा रहे हैं जिसमें घी वगैरह नहीं है, घी तेल नहीं है और ड्राइनेस वाला है, या स्प्राउटेड चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, सूखा हुआ चीज उसमें घी तेल नहीं डाल के डायरेक्ट ही खा रहे हैं। उसी तरह से अभिसंधि पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, जैसे भैंस का दूध बहुत ज्यादा पी रहे हैं, अति प्रमाण में पी रहे हैं, नमक का सेवन कर रहे हैं, मिक्स फ्रूट सैलेड खा रहे हैं, और ठंडा जो रहता है ये मिल्क शेक वगैरह फ्रिज से निकाला, बनाना को पीस दिया, दूध डाल दिया और वो खा लिया, ठंडा ठंडा खा लिया, और वो कंटिन्यू खा रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं। इसी तरह से दही का सेवन, सुबह भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं, दही दही दही, यह सब अभिसंधि पदार्थ होता है, स्त्रोतोरोध करता है, कफ को दूषित करता है और उसकी वजह से प्रतिशय हो जाता है। इसी तरह से अजीर्ण हुआ है लेकिन घर में अच्छा खाना बनाए तो गुरु भोजन खा के और फिर तुरंत ही सो जाना। ये जो तुरंत सोना है ना, कभी भी आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा हमें ना रुकना चाहिए और उसके बाद सोना है, कम से कम, नहीं तो 1 घंटा रुक के फिर सोए, लेकिन तुरंत ही खाना खा के तुरंत ही पानी वानी पी के सोना नहीं चाहिए। यह आयुर्वेद बोलता है कि यह प्रतिशय का हेतु रहता है। इसी तरह से नहाना, मतलब खाना खाए और तुरंत ही नहा लिए ठंडा पानी से, यह, और वो भी सिर पे ठंडा पानी डाले, यह भी प्रतिशय का कारण रहता है। उसी तरह से खाने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा खाना पचेगा नहीं और 1-1 लीटर तक पानी पी लेते हैं, तो यह भी प्रतिशय का मुख्य हेतु रहता है। मधुकोशकार जो है, माधव निदान के जो टीकाकार हैं, उन्होंने बोला है कि यह प्रतिशय 2 टाइप का रहता है। मतलब उनको ये मालूम था कि एक एलर्जी से होता है और एक अपने आप दोषों का दो संचयन प्रकोप प्रसार, ये जो अवस्था रहते हैं षट क्रियाकाल, उससे होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सद्योजनक हेतु, इससे होना एलर्जी के वजह से जो होता है उसको सद्योजनक हेतु बताया है। अब ये मेरा लेक्चर होने के बाद कोई भी नहीं बोलेगा कि आयुर्वेद में तो एलर्जिक रिनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक स्नीजिंग ये बोला नहीं है, आयुर्वेद में बोला है, इन्होंने ये शब्द बोला है सद्योजनक हेतु। इसमें ये बोल रहे हैं कि कोई भी जैसे धूप में बहुत ज्यादा घूमे हैं और पानी पी लिया, यह सद्योजनक हेतु है। ठंडे पदार्थों का सेवन करना, बहुत ज्यादा मल मूत्र का वेगों का धारण करना, यह सद्योजनक हेतु है। फिर बहुत ज्यादा धूल का सेवन करना, बहुत ज्यादा धूप में जाना, बहुत ज्यादा जहाँ पे पोलन ग्रेन्स है वहां जाना, बहुत ज्यादा अगरबत्ती लगा दिया और वो साथ में नहीं है तब भी अगरबत्ती का सेवन कंटिन्यू हो रहा है, जो बॉडी उसको रिएक्ट, मतलब उसको बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन वीक है, अग्निमांद्यता है, अजीर्ण है, और उनको अभी क्या है कि एलोपैथी के डॉक्टर्स जो हैं वो बोलते हैं पानी ज्यादा पियो, 20-20 लीटर दिन भर में पानी पियो, जो इंसान ज्यादा पानी पिएगा वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा एलोपैथिक साइंस के डॉक्टर्स बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं। पानी बहुत पियो, पानी बहुत पियो, नहीं तो आपका पीएच लेवल जो है वो एसिडिक हो जाएगा, आपको यूरिन जो है उसमें किडनी स्टोन हो जाएगा, इसलिए पानी ज्यादा पियो। वो ये बोलते ही नहीं है कि जाठराग्नि की भी क्रिया होती है। अब वो पानी ज्यादा पिएगा, अजीर्ण हुआ है, आम उत्पत्ति हुआ है, अग्निमंद है, और उसमें वो और हेतु का सेवन कर रहा है कि धूल में जा रहा है, एक नैमित्तिक हेतु हो गया, और एक तो उसका समवाय कारण है ही, समवाय असमवाय कारण आप लोगों ने पढ़ा है। और तो फिर ये सबसे क्या होता है कि मिथ्याहार विहार करने की वजह से प्रतिशय होता है। कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह पेट साफ नहीं हो रहा,
तो वो लोग क्या करते हैं, रात को लेट सोते हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, सुबह उठते उठते 1 लीटर पानी पी लो, 1 लीटर पानी पी के, और फिर प्रेशर आता है, फिर जाते हैं। तो यह भी गलत है। जो उषा पान है ना, वो इतना ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और पानी पी के पेट साफ करना, ये तो बहुत ही गलत है। तो ये प्रतिशय का हेतु रहता है। ऐसे मेरे पास प्रैक्टिस में पेशेंट आए हैं, और ये मिलता है, ये 100% सच है कि फिर मैंने उनको पानी बंद करवाया, तो बोलते ऐसा कैसा डॉक्टर है, ये बोलते हैं पानी मत पियो। मैंने कहा ये आयुर्वेद है, मेरा कोई अपना पर्सनल नहीं है। और मैंने उनको श्लोक भी दिखाया और पढ़ाया कि आप श्लोक पढ़िए, और ये आयुर्वेद में लिखा है। फिर जब जिन जिन लोगों ने बात माना, उन लोगों का प्रतिशय पूरी तरह से ठीक हुआ। जिन लोगों ने बात नहीं माना, वो अभी तक वो सेट्रिजिन और एविल खा के ही एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। मतलब उनको खाने पड़ता है। और ये जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं, उसका साइड इफेक्ट कितना होता है। और फिर वो जाके क्या होता है, आप सप्रेस कर रहे हैं कफ दोष को, सप्रेस कर करके पहले प्रतिशय होगा, फिर कास होगा, फिर कास होने के बाद क्षय होगा, शोष होगा, अस्थमा होगा, दुनिया भर की बीमारी होती है। फिर अस्थमा हो गया तो ब्रोंकोडायलेटेशन के लिए बहुत सारी दवाइयां देते हैं, और उससे भी नहीं हुआ तो फिर एस्थेलिन जैसे ब्रोंकोडायलेटर दे दिया जाता है। पंप लगाओ और जिंदगी भर रहो। हेतु पे कोई काम नहीं करता है एलोपैथी डॉक्टर। वो बोलते हैं कि आप तो प्रोटीन खाओ, आप पानी पियो बहुत ज्यादा। उनका साइंस ही इस पर नहीं। वो एंटीबायोटिक्स देंगे आपको, वो ब्रोंको डायलेटर देंगे, जो रिसेप्टर पे काम करता है, ब्रोंकस को डायलेट करेंगे, लेकिन हेतु पे काम नहीं करते हैं। और आयुर्वेद कैसे है, आयुर्वेद जड़ से करता है, हेतु को ठीक करता है, संप्राप्ति को भंग करता है, और हम परमानेंट क्योर करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पेशेंट अगर हमारी बात मानता है ना, तो हम पूरा क्योर करके और उसको सुखी कर देते हैं। हमारे पास ऐसा परमानेंट पेशेंट नहीं रहना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग दवाई दे रहे हैं। और मैंने ऐसे डॉक्टर्स भी, आयुर्वेद के भी डॉक्टर्स देखे हैं, जो ना क्या करते हैं कि प्रतिशय के पेशेंट को ना कभी ठीक ही नहीं करते हैं। उनका नियत ही नहीं रहता है वो ठीक रहे। वो तो परमानेंट ग्राहक रहते हैं, तो उनको नस्से देंगे वो, फिर उसके बाद में वसंत ऋतु में वमन देंगे, फिर उसके बाद में वर्षा ऋतु में बस्ती देंगे, फिर उसके बाद में शरद ऋतु में उनको। और ना वो कुछ ऐसे बोलते ही नहीं है कि संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, निदान परिवर्जन बोलना ही नहीं है। वो बोलता है सामने वाला पेशेंट की पानी पीना, डॉक्टर को मालूम होता है कि पानी ज्यादा पी रहा है, बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है पानी पियो पियो पियो। और उसके बाद में दिन में सोता हूँ, हाँ हाँ ठीक में, क्योंकि वो डॉक्टर चाहता है कि वो, इंटेंशन ये होता है कि वो पेशेंट टूटे नहीं, वो ग्राहक बना रहे, और हमको वो विटामिन एम होता है ना, मनी आता रहे, कंटिन्यू पैसा आता रहे। और हमें जो बोलते हैं सेफ जोन में रहना है, मतलब हमें ईएमआई भरना है, हमें कार में घूमना है, मर्सिडीज में घूमना है, तो इस तरह से पैसा कमाना है। अगर वो पेशेंट ठीक हो गया तो फिर वो पैसा कैसे आएगा। ये सोच के ना डॉक्टर की नीयत खराब रहती है, वो पेशेंट को ठीक नहीं करता। ये गलत है, माल प्रैक्टिस है। तो इसीलिए अगर आप, और मैं ये तो सोचता हूँ कि आयुष दर्पण के जो चिकित्सक हैं, वह सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक क्यों हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि पेशेंट हमारा ठीक हो, और ठीक होके वो जाए, वो 10 पेशेंट को और भेजे, लेकिन वही पेशेंट बन के ना रहे। इसलिए मैं आयुष दर्पण के सभी वैद्यों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। इसके बाद में एक तो सद्योजनक हेतु बता दिया, जो एलर्जन की वजह से होता है, ठंडा खाने की वजह से, धूल धूल पोलन ग्रेन की वजह से। एक तो मेरे पास पेशेंट आई थी, उनको टोटल 123 एलर्जिन से उनको ये था। परफ्यूम से भी उनको प्रतिशय हो जाता था, अगरबत्ती से हो जाता था, पोलन ग्रेन से हो जाता था, कहीं धूल में गए वहां हो जाता था, कभी कभी वो मुंबई में कहीं कहीं कोई एरिया में जाने के बाद उनको सर्दी जुकाम हो जाता था। मतलब उनको इतना सेंसिटिव वो पूरा ये था, अंदर का म्यूकोजल मेम्ब्रेन इतना सेंसिटिव था। तो फिर मैंने उनको एक तो हेतु सेवन बंद कराया, मैंने कहा अजीर्ण में भोजन नहीं करना है, फिर मैंने अग्निवर्धन किया, नस से दिया उनको, और ऐसे 3 महीना में मैंने उनको जड़ से ठीक कर दिया। तो ये होता है। कुछ कुछ पेशेंट होते हैं जो नस से नहीं लेना चाहते हैं, परहेज भी नहीं पालना चाहते हैं, तो हमें उनको भगाना नहीं है। हम उनको बता दें, अपना काम करते कर दें, कर्तव्य पूरा कर दें, लेकिन हम उनको ये चीज बोल सकते हैं कि गाय का घी लेना है, और उंगली को डिप करके और नाक में बस लगा के आप सो जाइए। ऐसा डेली अगर करते हैं पेशेंट 1 साल तक, तो उससे भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन का ना इम्यूनिटी अच्छा हो जाता है गोघृत से, और प्रतिशय में उनको ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा जो एक कारण बताया है, एक तो सद्योजनक हेतु बताया, दूसरा कारण बताया है कि दोषों का संचय होना, प्रकोप होना, प्रसर होना। जो बताया ना, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम च स्थान संशयम व्यक्ति विधम तथा कालम, ये जो बताया है ना, इस तरह से व्याधि होना। और वह कुछ टिपिकल सीजन में ही, जैसे वसंत ऋतु में ही होता है। पहले कफ का संचय होगा, फिर कफ का प्रकोप होगा, फिर प्रसर होगा, इस तरह से जो चलता है उसमें टाइम लगता है। तो वह एक तरह का प्रतिशय होता है। तो उसमें तो वमन करा दिया गया वसंत ऋतु में, तो वो ठीक हो जाता है। अब संप्राप्ति ऐसे बताते हैं माधव निदान में, ऐसे बता रहे हैं कि
चयम गता मूर्धनि मारुतादय पृथक समस्ताश तथैव शोणितम प्रकोप्यमाण विविधे प्रकोपणे तथ प्रतिशाय करा भवंति ही। माधव निदान में नासा रोगाधिकार में प्रतिशाय को बताया है। इसी तरह से इसमें ये बता रहे हैं कि जो संचय अवस्था में मूर्धा में जो दोष संचित हो जाते हैं वह वायु की वजह से और प्रकुपित हो जाते हैं, और वह प्रकुपित होने की वजह से फिर वो प्रतिशाय या व्याधि कर देते हैं। हमारे सर ऐसा बताते हैं कि जो अतिसार की चिकित्सा है वह अगर प्रतिशय में दे दिया जाए, मतलब जो अतिसार में आमातिसार है तो हम लोग उपेक्षा करते हैं कि आम निकल जाए और उसके बाद में ग्राही और स्तंभन द्रव्य देते हैं। उससे वही दवाइयां यहाँ प्रतिशय में शुरुआत में 4-5 दिन जो आमावस्था रहती है तो प्रतिशय को आने देना चाहिए, और उसके बाद में ग्राही और स्तंभन और कटु तिक्त उष्ण अग्निदीपन द्रव्य मतलब अतिसार वाला ही चिकित्सा कर देना है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से बताया है कि चरक चिकित्सा स्थान में बताया 26 में बताया है कि वायु प्रतिशय मुदेर हेतु, वायु ही मेन कारण है जो कफ को उभाड़ के अपने जगह से निकाल कर, क्योंकि तर्पक कफ यहाँ पे विकृत हुआ है और वही तर्पक कफ को लेके आके और यहाँ प्रतिशय कर देता है। इसी तरह से चरक चिकित्सा 8वां में भी इसके बारे में और बताया है कि ग्रहण मूले स्थितः श्लेष्मा रुद्रम पित्तमेव वा मारुताधमातो शिरसो मारुताश्यायते प्रति प्रतिशायस्ततो घोरो जायते देह कर्षणा। मतलब कफ का स्थान क्या है तो सिर प्रदेश है, तर्पक कफ रहता है और वह वात प्रकोप जनित वह दुष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है और उसके वजह से प्रतिशय उत्पन्न हो जाता है। और इसके अलग अलग टाइप्स हम लोग देखेंगे। प्रतिशय में पहले बताया कि हेतु सेवन होता है, तीनों दोषों का प्रकोप होता है, इसमें कफ के साथ वायु का ज्यादा प्रकोप हो जाता है और वह वायु जो है प्रकोपित होकर सिर प्रदेश में घुस जाता है या घ्राण मूल में पहुंच जाता है या नासा प्रदेश में जाकर प्रवेशित होने के बाद दोषों को स्त्यान कर देता है, चिपका चिपका बहुत ज्यादा स्त्यांता कर देता है और उसकी वजह से प्रतिशय यह प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो यह वायु जो है वह प्रतिलोमित मतलब अनुलोमन के अपोजिट प्रतिलोमित हो जाता है, विकृत हो जाता है, यह हेतु बताया है। अब प्रतिशय के ग्रंथों में 5 टाइप बताए हैं, वातज प्रतिशय, पित्तज प्रतिशय, कफज प्रतिशय, सन्निपातज प्रतिशय और रक्तज प्रतिशय। कुछ लोगों ने कृमिज प्रतिशय भी बताया है, कृमि की वजह से भी, वह भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में पूर्व रूप बताते हैं कि प्रतिशय होने वाला है तो डॉक्टर को समझ आ जाना चाहिए कि अब इसको सर्दी जुकाम होने वाला है। तो क्या होता है, माधव निदान में बताया कि शव प्रति शिरोति पूर्णता, स्तंभो अंग मर्दा, फिर अग्निहृष्ट रोमता, उपद्रव चापरे पृथक विधान नरणाम प्रतिशय पुरः सराह स्मृता। उसी तरह से नासा रोग में माधव निदान में बताया पूर्व प्राणी दिशंति प्रतिशय भविष्यति, घ्राण धुमायनम मंथा, शवतुस्तालुदारणम, कंठ ध्वंसो मुख स्राव, शिरसा पूर्णम तथा। मतलब छींके बहुत ज्यादा आती है, जब छींक आने लगता है वो पेशेंट क्या करता है कि पानी बहुत ज्यादा पीता है या रात्रि जागरण हुआ है, दिवस स्वाप होता है तो उसको छींके बहुत ज्यादा आती है। कंटिन्यू आपके पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम उठते उठते ना कम से कम 30-40 छींके करते हैं, इतना ज्यादा पूरा हैंकी हमारा गीला हो जाता है, टिश्यू पेपर खराब हो जाता है, इतनी छींके आती है। तो यह पूर्व रूप रहता है। इसी तरह से शिरो गुरुता, पूरा कफ ऐसे जमा हो गया तो शिरो गुरुता ये सिम्टम आ जाता है। इसी तरह से स्तंभ होता है, ये पूरा प्रदेश ऐसा लगता है कि स्तंभित हो रहा है। फिर अंग मर्द होता है, बॉडी एक होने लगता है तो इसका मतलब है कि अभी प्रतिशय आने वाला है। इसी तरह से अंग पे रोमांच होने लगता है, मतलब रोंगटे खड़े होना, ये सिम्टम आता है। नाक से धुमायन होता है, बहुत ज्यादा वाफ निकलने जैसा सिम्टम होता है। और तालु प्रदेश जो है, सॉफ्ट पैलेट जो रहता है और हार्ड पैलेट, वहां पे ऐसे चीरा पड़ने जैसा फटने लगता है, ऐसा सिम्टम जब आ जाता है। इसी तरह से नाक में कंडू होने लगता है, खुजली होने लगती है, बहुत ज्यादा नाक में खुजली करने का मन करता है। इसी तरह से आवाज बैठ जाती है, स्वर भेद हो जाता है, लाला स्त्राव होता है, बहुत ज्यादा मुंह से सलाइवेशन होता है, अरुचि होता है, खाने खाने में टेस्ट नहीं होता है। फिर ऐसे बहुत सारे लक्षण आते हैं तो पता चल जाता है। और हैवीनेस बहुत ज्यादा होता है, आंखें भी बहुत ज्यादा हैवी हैवी होने लगती है। फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये साइनस जो है ना ये पूरा भर जाता है, ऐसा लगता है कि जाम हो गया, पूरी तरह से कंजेशन हो गया, इस तरह का सिम्टम आ जाता है। या एक नाक बंद हो गया, ऐसा सिम्टम होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये सारे पूर्व रूप के लक्षण होते हैं। अब सामान्य लक्षण क्या होते हैं, अब पूर्व रूप हमें समझ गया या पेशेंट हमारे पास नहीं है लेकिन हमें पूर्व रूप मालूम होना चाहिए कि अब इसको सर्दी जुकाम होने वाला है। बहुत सारे लोग, आप एक काम करिए, अभी ठंडी है ना, आप जाइए और 1 किलो आइसक्रीम खाइए और उसके बाद में आपको पूर्व रूप जो होगा आपको पता चलेगा, उसके बाद में सर्दी जुकाम कल हो जाएगा आपको। तो ठंडा हवा में घूमिए और ठंडा 1 किलो आइसक्रीम खाइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब चरक चिकित्सा स्थान 8वां में बता रहे हैं कि तस्य रूपम शिरा शूलम
गौरवम घ्राण विप्लव श्वास काश कफोत्क्लेश स्वर भेदो अरुचि क्लम इंद्रियाणाम असामर्थ्यम। मतलब जब प्रतिशय हो जाता है, मतलब सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, सर्दी जुकाम हो गया है बहुत ज्यादा, लोग क्या करते हैं ना कि बारिश में बहुत ज्यादा भीग जाते हैं। मतलब वो इंटेंशनली नहीं होता, रेनकोट नहीं होता और बारिश में बहुत ज्यादा भीग गए, बहुत ज्यादा पानी पड़ गया सिर में और वो एब्जॉर्ब हो गया, उसकी वजह से प्रतिशय हो जाता है। और बहुत सारे टीबी के पेशेंट होते हैं ना, हमारे पास प्रैक्टिस में आते हैं, वो बोलते हैं कि हम फेरी वाले हैं, हम जाके ये मतलब जो हॉकर्स रहते हैं ना, हम गली गली में सब्जी बेच रहे थे, हम लोग ये कपड़े बेच रहे थे, खिलौने बेच रहे थे, और फिर उसके बाद में बारिश आया, हम लोग को जगह नहीं मिला, बारिश में पूरा भीग गए और नेक्स्ट डे प्रतिशय हुआ, उसके बाद में ज्वर हो गया। ऐसा पेशेंट आते हैं और फिर एलोपैथी की दवाइयाँ खाया, वो सेट्रिजिन वगैरह खाया और एंटीबायोटिक खाया, उसके बाद में वो दब गया और उसके बाद में वो प्रतिशायद कासात जाए थे, ऐसा बताया, प्रतिशय से खांसी आने लगा, खांसी के बाद फिर बताया है कि कासात संजायते शया, खांसी आके रुक नहीं रहा था और हम लोग बहुत ज्यादा एंटीट्यूसिव एक्सपेक्टोरेंट ऐसे एलोपैथी की दवाइयां खा रहे थे, कफ सिरप ले रहे थे, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद में हमें टीबी हो गया, टीबी होने के बाद फिर हमारा शरीर सूख गया, वेट लॉस हुआ। ऐसा सारा क्रम जो ग्रंथों में बताया, ऐसा ही पेशेंट हमें बताते हैं। तो इसीलिए हमें यह प्रतिशय पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसे प्रतिशय के पेशेंट कोरोना टाइम में भी मिले थे, उनको असली में कोरोना था कि नहीं था वो तो अलग बात है, लेकिन उनको प्रतिशय हुआ। वसंत ऋतु जब आया ना, तो वसंत ऋतु में लोगों ने क्या किया कि घर में बैठे रहना है, कुछ काम नहीं करना है, केवल सब जगह लॉकडाउन हो गया। एक तो कोरोना का अटैक हुआ भी, और कुछ लोगों को अटैक से ज्यादा जो होम सिकनेस हुआ उसके वजह से प्रतिशय वगैरह हुआ, और डर, एंजाइटी, इसके वजह से जब जाते थे तो कोरोना पॉजिटिव। ऐसे बहुत सारा पेशेंट आप लोगों ने देखा होगा जिनको कोरोना था भी नहीं, लेकिन उस टाइम पे गलत काम करके भी कोरोना पॉजिटिव करके बहुत सारा पैसा कमाया गया। तो वो छोड़िए, वो बात हमको अभी नहीं करना है, हमें यहाँ मेन बात करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल ने तो इतना लूटा ना, लोगों का सारा गरीब कर दिया, और लॉकडाउन में तो काम धंधा भी बंद हो गया लोगों का। तो जब प्रतिशय होता है तो सामान्य लक्षण क्या होता है कि शिरोशूल होता है, हेडेक बहुत ज्यादा होने लगता है सभी जगह, शिरो गुरुता होती है, पूरा सिर में ऐसा लगता है कि हैवीनेस हो गया है। इसी तरह से ज्वर आता है, ये सामान्य लक्षण है, प्रतिशय के बाद ज्वर आता ही आता है। फिर खांसी आती है बहुत ज्यादा, फिर स्वर भेद होता है, आवाज बैठ जाता है, फिर कफोत्क्लेश, मतलब कफ का उत्क्लेश होने लगता है। उसी तरह से इंद्रियों का असामर्थ्य, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, आंखों को फोबिया होने लगता है, कुछ देखना नहीं है, टीवी नहीं देखना है, हमें तो सर्दी जुकाम है, हमें बुखार है, देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, बच्चे की आवाज नहीं सुनना, कुछ नहीं, वाइफ का आवाज नहीं सुनना, हमें पसंद नहीं है। ऐसे इंद्रियों का असामर्थ्य होने लगता है। फिर सिर प्रदेश में, मुख में, नासिका में, इन सब में वायु की अधिकता होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और यही चीज कोरोना टाइम पे हुआ, जब सांस लेने की तकलीफ हुई, एडमिट करो और ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। प्रतिशायद प्रतिशायद कासा संजायते शया, फिर क्षय रोग से हेतुत्व शोषस्य उपजायते। ये जो संप्राप्ति है ना, ये इतना बेस्ट अभी कोरोना टाइम पे हमें देखने को मिला। उसी तरह से, और फिर बाद में जब कोरोना नेगेटिव भी हो गए, तब भी गंध ज्ञान जो था, लॉस ऑफ स्मेल, वो रहा ही, क्योंकि प्रतिशय की चिकित्सा नहीं किया गया, वहां तो दबा दिया गया सारा कफ को निकाला नहीं गया, वहां पे अग्नि पे काम नहीं किया गया। जब तक अग्नि अच्छी नहीं होगी, लॉस ऑफ स्मेल तो रहेगा ही। उसी तरह से ये इस अवस्था में गुरुता होना, हृदयास होना, नौशा फीलिंग होना, फिर ये सब सारे सिम्टम आ जाते हैं। कभी कभी नासा पाक हो जाता है, नाक पक जाता है, अगर पित्त का भी डोमिनेंस है तो नासा से दुर्गंध आने लगता है, ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। अभी मैं एक लेक्चर में सारा प्रतिशय नहीं पढ़ा सकता हूँ, मुझे और कल भी पढ़ाने का टाइम दीजिए, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, 7:40 होने वाला है। मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। कल मैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातिक और रक्तज प्रतिशय के बारे में बताऊंगा, क्रिमिज प्रतिशय भी बताऊंगा, और मेडिसिन भी बताऊंगा। आज जो मैंने बताया वह बहुत इंपॉर्टेंट है, हेतु समझना और संप्राप्ति समझना। और हमारे पास पेशेंट आते हैं, बहुत अपेक्षा एक्सपेक्टेशन से आते हैं, बहुत उनको आशा रहती है कि आयुर्वेद में कुछ तो जड़ से बीमारी। आप लोगों को पता नहीं है, जिसको 20-20 साल से साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होता है ना, उसको ही मालूम होता है कि कितना तकलीफ हो रहा है, और वो सेट्रिजिन ले रहा है, ऑट्रिन का वो निजल ड्रॉप ले रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। जब तक मेडिसिन का पावर है तब तक ठीक होता है। तो आयुर्वेद के पास आ रहे हैं तो हमें हेतु पे काम करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और हम चिकित्सक हैं, हमारा काम है चिक चिक करना, बार बार उसको पूछना कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ।
तो हमें इरिटेट नहीं करना है, लेकिन हमें अपना संप्राप्ति समझने के लिए हेतु जानना बहुत जरूरी है, वो भी प्यार से, इरिटेट ना करते हुए। ये स्किल है, केस टेकिंग करना स्किल है, इसको आप करिए। फिर आप देखिए आपका, जब आप मेन बीमारी पकड़ लेंगे कि क्यों हुआ है, क्यों हेतु से क्या संप्राप्ति हुई, जब ये समझ लेंगे तो आपका चिकित्सा जो है वो सफल हो जाएगा और 100% रिजल्ट देगा। पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाएगा और पेशेंट आपको दुआएं देगा कि हाँ, ये डॉक्टर ने हमें जड़ से बीमारी को ठीक किया। तो इसीलिए हम आयुर्वेद का ऐसा करते हैं और हमें सफलता मिलती है। अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ आज। हम लोग कल बाकी लेक्चर कल करेंगे, क्योंकि एक दिन में होगा नहीं और मैं शॉर्टकट नहीं मारना चाहता हूँ, मैं विस्तार से इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोग का प्रश्न जो भी है इनबॉक्स में डालिए। वैद्य महेश नायक जी, डॉक्टर मनोज शिंदे जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, प्राउड ऑफ यू डॉक्टर जी। डॉक्टर जितेंद्र भाटिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ये ना ये होता है, हैंग होता है, जैसे मेरा लेक्चर खत्म होता है ना, मैं स्क्रॉल करता हूँ तो थोड़ा हैंग होने लगता है। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर घोष बाबू प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य जगजीत मोघा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चित्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे इतना गर्व होता है ना कि आप लोगों से मैं मिलता हूँ। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में यदि हॉट वाटर ज्यादा पीने से भी होता है क्या? हाँ, पानी, अत्यंबु पान। अब ज्यादा पानी भी पी रहे हैं तो वो पानी साथ में थोड़ा है, उसको भी अग्नि की क्रिया होती है। पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, हमें पानी उतना ही पीना है जितना हमें जरूरत होती है जी। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं सच्चे मन से बहुत अच्छी जानकारी, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर मनोज कुमार जी बोल रहे हैं प्रणाम, आपको भी प्रणाम। डॉक्टर सविता पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद पंचाल जी बोल रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, आप सच में बहुत ऑनेस्ट डॉक्टर हैं मानवता के लिए, थैंक यू। आप कभी भी मेरे क्लिनिक में आके देखिए, मेरे पास पुराने पेशेंट नहीं आते हैं, मतलब पेशेंट ठीक हो गए वो ठीक हो गए, मैं उनको बोलता हूँ आप सुखी रहिए, आप दीर्घायुष्य रहिए, मतलब मैं ऐसे करके भेज देता हूँ उनको। मैं खींच खींच के लंबा लंबा ट्रीटमेंट नहीं देता हूँ। मेरे पास पैसा, दो पैसा कम रहे तो ठीक है, बददुआ नहीं लेना है। और जब मुझे मालूम है कि मेरा पेशेंट कम टाइम में परमानेंट ठीक हो रहा है तो मैं क्यों उसको फंसाऊं। घर में कोई बीमार रहता है, आज मेरी माता जी अगर बीमार हो गई तो मेरे को कितना टेंशन रहता है, एक इंसान बीमार रहता है तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है। तो हम क्यों ऐसा काम करें जानबूझ के? पैसा आता है ऐसा मत सोचे, पैसा आता है, मेरे पास आप देखिए मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने लेकिन कभी किसी को लूटा नहीं है और किसी को परेशान नहीं किया है ट्रीटमेंट के लिए। लेना है लीजिए और इस तरह से आप परमानेंट ठीक हुए, ऐसा मेरा सिद्धांत है। तो मैं सफल हो रहा हूँ और मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, पैसा के लिए आप लोग पेशेंट को फंसा के मत रखिए। नहीं तो डॉक्टर होते हैं गला दबा के कि चल पैसा निकाल, इतना पैसा है हमको देना पड़ेगा, इतना कंसल्टिंग है, ऐसा मत करिए। अगर आप मानवता की सेवा नहीं करेंगे तो आपको भी तकलीफ होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी हो जाएगी कि आपको तकलीफ होगा। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संतोष कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरिंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रमन गर्ग जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मैत्री जी बोल रहे हैं कि स्नोरिंग के लिए क्या देना है। मैंने स्नोरिंग के लिए बताया था संभाषा में, मैं आपको फिर से बता दूंगा, आप रुकिए, संभाषा में मैं बता दूंगा। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दत्ता प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्णा नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश साहू जी, बहुत बढ़िया प्रश्न, इतना बढ़िया प्रश्न कि सर शिरोगुरुता में हमें क्या करना चाहिए। शिरोगुरुता में आपको शिरो विरेचन कराना है। अगर कफ कफ बहुत ज्यादा भरा हुआ है ना, तो आपको क्या करना है कि बच्चा तेल, षड बिंदु तेल, फिर ज्योतिषमती तेल, सरसों का तेल, ऐसे जब देंगे ना उसका नस से देना है। मेरे को एक डॉक्टर मनोज जी हैं, मेरठ के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो बोले कि सर मेरे पास ना शीरबला तेल नहीं था आपका, और मैंने क्या किया कि षड बिंदु तेल को मैंने नहीं, मनोज जी नहीं बोले, टिंकल यादव जी बोले, जो इटा यूपी में प्रैक्टिस करते हैं, वो बोले कि मेरे पास एक पेशेंट आया था क्रॉनिक साइनोसाइटिस का था, तो मैंने क्या किया कि षड बिंदु तेल को 15 ml डाल दिया, पूरा नाक में भर दिया उसको धीरे धीरे करके। पेशेंट उसके बाद में चिल्लाने लगा, बॉम्ब मारने लगा कि अरे ये क्या कर दिया, नाक में क्या डाल दिया, और उसको ना कम से कम ना 100 ग्राम तक कफ निकला। वो उन्होंने अनुभव बताया।
इतना ज्यादा कफ निकला है, शिरो विरेचन हो गया। और उसके बाद में पेशेंट को बहुत अच्छा लगा, लेकिन पेशेंट डर गया है कि इतना नाक में इरिटेशन होता है। मैंने कहा आप षड बिंदु तेल इतना ज्यादा मत डालिए, आप उसके बदले कुछ और डालिए। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग और इतना तीखा चीज डालेंगे तो पेशेंट तो चिल्लाएगा। पेशेंट को अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन पेशेंट टिकना भी चाहिए। पैलेटेबिलिटी ऑफ मेडिसिन ये भी होना चाहिए, पेशेंट को अच्छा लगना चाहिए। हमें पेशेंट को तकलीफ नहीं देना है कभी भी, इसका ध्यान रखिए। तो आप ना क्या करिए, शिरो विरेचन द्रव्य और अपामार्ग तंडुल्य अध्याय जो है चरक संहिता का, वो कितना बढ़िया है। शिरो विरेचन से ही तो उन्होंने शुरू किया है, इसलिए हमें शिरो विरेचन कराना है। और पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, माताएं जो थी बच्चों को सरसों का तेल का मालिश करते थे और नाक में 2 ड्रॉप सरसों का तेल डाल देते थे। उससे क्या होता था, बच्चों को चश्मा नहीं लगता था, बच्चों का कान अच्छा रहता था, बच्चों का ग्रोथ अच्छा होता था। नाशा ही शीर्षोद्वारम, और जब हम नस से देते हैं ना तो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होता है और पूरा ब्रेन के सेंटर स्टिमुलेट होते हैं। और सरसों का तेल जो है ना वो संज्ञा स्थापन है, वो हर एक सेंटर को जागृत करता है। तो इसलिए पहले के बच्चे जो थे, अपने जो दादाजी नानाजी, आप लोगों ने कितना मेमोरी शार्प, चश्मा नहीं लगता था, सुनने को एकदम अच्छा आता था। आजकल ये परंपरा बंद कर दिया है। एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि मालिश मत करो, फिर काजल मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, कान में तेल मत डालो, इन्फेक्शन होगा, ये होगा। जबकि भारतीय संस्कृति है कि हमें ये सब करना चाहिए। डॉक्टर दीपक राज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बिंदेश शास्त्री जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य उज्ज्वला वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आती है आप पूछिए, प्रश्न पूछिए। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र भाटिया जी बोल रहे हैं कि प्रातःकाल शहद और नींबू का रस मिलाकर गुनगुना पानी लाभदायक हो सकता है क्या? ये नेचुरोपैथी बोलता है। आयुर्वेद बोलता है कि शहद को गर्म नहीं करना है, वो विषवत होता है। जो लोग करते हैं शहद और नींबू मिला के गुनगुना पानी में डाल के शहद को गर्म करके पीते हैं, उनको भले उस टाइम पे तात्कालिक लाभ होता है, वेट लॉस होता है, लेकिन यह शहद को गर्म नहीं करना है। आयुर्वेद बोलता है, आयुर्वेद को जो मानते हैं वो ये सलाह नहीं देंगे। शहद और नींबू लिए लेकिन गुनगुना पानी न ले, शहद को गर्म नहीं करना है। डॉक्टर कुश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। अच्छा अनीता जी बहुत दिन के बाद आई हैं। डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर महेश प्रजापति जी बोल रहे हैं प्रणाम सर जी, सूक्ष्म त्रिफला एकेटी में क्या है? सूक्ष्म त्रिफला में महेश प्रजापति जी, सूक्ष्म त्रिफला क्या होता है कि त्रिफला का चूर्ण लेना है, त्रिफला का क्वाथ बनाना है। क्वाथ का विधि मालूम है आपको, 1 चम्मच चूर्ण और 16 गुना पानी, उसको उबाल के 1/4 रखना है। ऐसा काढ़ा बना देते हैं उबाल के। फिर उसके बाद में त्रिफला को खरल में डालते हैं और वो त्रिफला काढ़ा का भावना देते हैं। ऐसे 45 बार, वो एक बार घोट दिया तो घोटते 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 वो सूख जाता है, उतना एब्जॉर्ब होता है। फिर से डालते हैं, फिर ऐसे घोटते हैं, ऐसे करके 45 बार करके, और उसमें फिर कज्जली मिला देते हैं। इतना घोटा हुआ रहता है ना, तो कम मात्रा में बेस्ट एंटीबायोटिक हो जाता है। कजली जो है योगवाही है, वो भी एंटीबायोटिक है, पारा और गंधक से बनाया हुआ। तो ये सूक्ष्म त्रिफला होता है। तो कोई भी आपके शरीर में ये हो रहा है, फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, साइनोसाइटिस, फिर अपेंडिसाइटिस, पेंक्रेटाइटिस, जहां पर भी आइटिसाइटिस, इंफ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे हैं, तो एलोपैथी में क्या देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकंड एंटीबायोटिक, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक, फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक। तो उसी के पैरेलल में सूक्ष्म त्रिफला आयुर्वेद का बेस्ट एंटीबायोटिक है। मेरा एक अनुभव बताता हूँ। मैं एक बार एमडी कर रहा था, 2014 की बात है, मेरा एमडी का एग्जाम आने वाला था, और मैं एक दिन गया कॉलेज में, तो मेरे कान से बहुत ज्यादा पानी ऐसे बहने लगा। वो शायद पानी नहाते हुए पानी चला गया, ठंडा पानी चला गया कान में। तो मैंने, हमारा भारतीय विद्यापीठ है वहाँ के मॉडर्न, क्योंकि एमबीबीएस सारे कॉलेजेस वहीं पर हैं, तो मैं एमबीबीएस कॉलेज में गया, उसके हॉस्पिटल में गया, क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद का ओपीडी था वहाँ कोई नहीं था उस टाइम। तो मैं एलोपैथी के उधर गया, तो डॉक्टर्स ने देखा तो बोले कि आपने तो ये कर दिया है, आप शायद पानी में नहाए होंगे, स्विमिंग किया होगा, या कैसे भी पानी गया है, तो इसमें आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा और कान में कुछ नहीं करना है। फिर मैं आयुर्वेद वाले उधर गया, तो आयुर्वेद वालों ने भी वही चीज बताया कि आपको कान में इन्फेक्शन हो गया है, ओटाइटिस मीडिया ऐसा हो गया है, और कान बह रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर मुझे अपने गुरुजी की बात याद आई। मैं गया और शॉप से मैंने सूक्ष्म त्रिफला लिया, क्योंकि बाहर अवेलेबल नहीं था और मेरा क्लिनिक भी आने में दूर टाइम लगता। मैंने सूक्ष्म त्रिफला को चूस चूस के खाया, घर आते आते तक मेरा कान सूख गया,
पूरा एकदम ठीक ही हो गया और पेन भी कम हो गया। मतलब सूक्ष्म त्रिफला का इतना अच्छा फायदा होता है। और एकेटी जो है वह क्या है, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये 3 गुगुल होते हैं। अमृता गुगुल मतलब गुडुची से बनाया हुआ जो अमृता गुगुल रहता है, कैशोर गुगुल जो रहता है उसमें भी गुडुची रहता है, और त्रिफला गुगुल जो रहता है वो त्रिफला गुगुल रहता है। तो ये जो ना एंटीबायोटिक है, जो प्री सर्जरी आपको ऐसे जैसे डायबिटिक पेशेंट है उनको शुगर लेवल कम करके फिर सर्जरी किया जाता है। तो आपके पास जब भी पेशेंट आते हैं कि हमें सर्जरी कराना है या इन्फेक्शन हो रहा है, हील नहीं हो रहा है, आप एकेटी दे दीजिए। एक डॉक्टर श्वेता सोलगी मैम आती है हैदराबाद की, उनके एक पेशेंट थे, तो उनके पेशेंट को ना पूरा हाथ सड़ गया था, गैंग्रीन हो गया था। तो गैंग्रीन होने की वजह से डॉक्टर बोले कि अब ये सड़न फैल रही है तो उंगली काटना पड़ेगा, एम्पुटेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा फैल जाएगा। उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी ऐसी द्रव्य दिए, पूरा ठीक हो गया, उंगलियां ठीक हो गई। अब इंटरेक्टिव सेशन में आइए, श्वेता मैम आपको बताएंगी कि वो पेशेंट का हाथ बच गया। ये आयुर्वेद का कमाल है। एलोपैथी जहां काम नहीं करता है वहां आयुर्वेद काम करता है। और आयुर्वेद का मेन क्या है, एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट होता है, मॉडर्न जो केमिकल खिलाते हैं। और दूसरा क्या है, 4th जनरेशन के बाद एंटीबायोटिक ही नहीं है, वो स्टेरॉइड पे रख देंगे। स्टेरॉइड क्या रहता है, इम्यूनो सप्रेसेंट रहता है, इम्यूनिटी को कम करता है। वो ठीक करेगा बीमारी लेकिन इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, फिर कोई भी इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। आयुर्वेद क्या करता है कि ऐसा कुछ गलत चीज नहीं करेगा, वो एडवर्स इफेक्ट नहीं करेगा, वो काम करेगा और स्लो काम करता है लेकिन जड़ से संप्राप्ति भंग करता है। तो और दूसरा क्या है कि सूक्ष्म त्रिफला में तो स्लो बात ही नहीं आती है। अभी कल किसी डॉक्टर ने बोला कि मैंने सूक्ष्म त्रिफला दिया, कोई कोई इन्फेक्शन वाले पेशेंट थे। हाँ, इन्होंने बताया, डॉक्टर पूजा कुला जी, पूजा कुला जी के एक पेशेंट है जो बहुत ज्यादा मदिरा पीते थे, दारू पीते थे, और उनको क्या हुआ कि असाइटिस हो गया, सिरोसिस ऑफ लीवर ऐसा हो गया, और अम्बिलिकल हर्निया भी हो गया। अब पेट में इतना पानी होने की वजह से क्या हुआ कि उनको ना इन्फेक्शन हुआ, और अम्बिलिकल हर्निया से वो पूरा पानी आने लगा, और पूरा ऐसे मतलब पूरा लीक होने लगा पानी। तो डॉक्टर्स लोग एंटीबायोटिक दे रहे थे, पूजा जी ने क्या किया, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दिया, 3 दिन में वो पूरा सूख गया। सोचिए इतना अच्छा काम करता है सूक्ष्म त्रिफला। आयुर्वेद पे भरोसा करिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और जो श्रद्धा पूर्वक आयुर्वेद को अच्छा अच्छा मेडिसिन देना है, हमें बकवास मेडिसिन नहीं देना है, और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। तो उन्होंने, आप पूजा जी अभी आएंगी इंटरेक्टिव सेशन में, उनसे पूछिए, उन्होंने किया और वो पेशेंट का सच में फायदा हुआ। इसके बाद में मैं जो भी बताता हूँ झूठ बात नहीं बोलता हूँ, आप लोग मेरे पास भी आके देख सकते हैं, मैं जो भी करता हूँ वो सच करता हूँ, और मैं आप लोगों को भी सच बात बताता हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो फ्री में पढ़ाता हूँ, मुझे इससे कोई आर्थिक लाभ थोड़ा ना होता है। मैं आप लोग को झूठ बात क्यों बोलूंगा, मैं चाहता हूँ कि आपका प्रैक्टिस बढ़े, आयुर्वेद पे विश्वास हो, और आप लोग एलोपैथी का एंटीबायोटिक ना देके अपने सूक्ष्म त्रिफला लिखिए, उसको दीजिए, और पेशेंट ठीक होंगे आपके। अब साइड इफेक्ट नहीं होगा तो पेशेंट दुआएं देंगे आपको। डॉक्टर रेणु पांडे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मैथिली जी बोल रहे हैं धन्वंतरी उपासना कशी करावी, ये धन्वंतरी उपासना पूछ रही हैं, मैं इस पे एक लेक्चर लूंगा, मैं सब बताऊंगा आपको। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। डॉक्टर स्नेहा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना जी बोल रही हैं, प्रणाम सर, नव प्रतिशा में नस्य का प्रयोग करते हैं क्या, शोधन नस्य, या फिर आम पाचन के बाद देना चाहिए। देखिए आम पाचन भी करना है हमें, और शोधन नस्य भी करना है। शोधन नस्य तो करना है, और नव प्रतिशय में भी करना है, जीर्ण प्रतिशय में भी करना है। नव प्रतिशय में अग्नि को बढ़ा के और घृतपान कराना श्रेष्ठ होता है। ये हम चिकित्सा कल पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रहा ना, जैसे ही पेशेंट आया दिमाग में रहता है कि अरे ऐसे ही तो बात हुआ था लेक्चर में, और फिर वैसे ही ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट एकदम परफेक्टली ठीक होते हैं, परफेक्टली। डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं सार्कोइलियाटिस का ट्रीटमेंट। सार्कोइलियाटिस जो रहता है वो सैक्रम बोन और इलियम बोन का इन्फेक्शन की वजह से होता है, वहां पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आयुर्वेद के एंटीबायोटिक जैसे सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, ये सब चलाते हैं, और महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल ये सब देते हैं, और हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं। तिक्तक क्षीर बस्ती का बस्ती देते रहिए। फिर उसके बाद में अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो आप क्षीर बला दे दीजिए, और मसल्स का भी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो आप महावाद विध्वंसक रस दीजिए, और कोट्टम चुक्क्यादि तेल का बस्ती दीजिए। अगर नर्व्स का उसमें पेन है, इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि साइटिका का भी प्रॉब्लम हो रहा है सार्कोइलियाटिस में, तो महाविषगर्भ तेल का बस्ती दीजिए। या फिर मतलब बहुत सारे तेल हैं, तेल धारा करना है तो मुरीवणा तेल का तेल धारा, इसका मैं एक लेक्चर लूंगा। तो सार्कोइलियाटिस मैंने ठीक किया है, परमानेंट ठीक किया है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, मैं सब बीमारी का एक साथ नहीं बता सकता। डॉक्टर उर्मिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं कि सूक्ष्म त्रिफला की मात्रा क्या है। ये तो एक एक रत्ती की गोलियां आती है 125 mg। तो हम लोग क्या करते हैं, टू टू गोली मतलब 250 3 बार देते हैं, कंडीशन के हिसाब से देते हैं। और सूक्ष्म त्रिफला से कभी अग्निमंदता नहीं होती है, क्योंकि इसमें कजली डाला होता है और सूक्ष्म रहता है, तो वो बहुत जल्दी फायदा करता है। बड़ा बड़ा जो एप्सेस होता है, लीवर एप्सेस होता है, किडनी में एप्सेस होता है, या फिर लीवर में एप्सेस होता है, कहीं पर भी, या कभी कभी मेनिंजाइटिस होता है, सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, पेशेंट एकदम जल्दी से ठीक हो जाता है, परमानेंट ठीक होता है और कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट ऐसा होता है। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संतोष जी, मैंने डोज बता दिया। डॉक्टर सचिन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्णा नायक जी बोले प्लीज एक्सप्लेन सूक्ष्म त्रिफला प्रिपरेशन। आप ना अभी सेशन में, ये इंटरेक्टिव सेशन में मैं फिर से बताऊंगा। डॉक्टर रचना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग का कोई भी अगर डाउट है जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछिए। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाता तो आप लोग घबराइएगा मत, मैं कुछ देर बाद खुद कॉल बैक करता हूँ। ये मुझे मेरे गुरुजी ने बताया है कि कभी भी कोई फ़ोन करे और फ़ोन न उठा पाओ, क्योंकि हम लोग कभी इंसान है, कभी ड्राइव कर रहे होते हैं, कभी खाना खा रहे होते हैं, तो हम लोग बाद में खुद कॉल कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को, अभी डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं सेरिबल पॉलिसी के 5। ये देखिए, पहले तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेरिबल पॉलिसी लिखेंगे। आप उसको पहले तो स्पेलिंग ठीक करिए। आप ना सेरिबल पाल्सी लिखिए, अच्छे से पहले लिखिए, तब मैं आंसर बताऊंगा। मैं कोई उल्टा पुल्टा क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। सेरिबल पाल्सी का स्पेलिंग अच्छा लिखिए पहले। यहाँ सब लोग देख रहे हैं और इतने अच्छे विद्वान चिकित्सक हैं। सेरिबल पाल्सी का अगर स्पेलिंग नहीं आता है तो आप गूगल पे जाइए और उसके बाद में गूगल से देख के सेरिबल पाल्सी को लिख के फिर बताइए, तब बताऊंगा। डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी बोले कॉन्ट्रैक्टिव पित्ताशय के लिए क्या कल्पना कर सकते हैं। ये आप इंटरेक्टिव सेशन में है, मैं आपको बताऊंगा। शिशुओं में प्रतिशय का प्रतिकार सूत्र क्या, मैं सब बताऊंगा। इंटरेक्टिव सेशन में आइए। स्वर्ण कुमार जी, मैं इंटरेक्टिव सेशन में सबको सब आंसर दूंगा। आप लोग सेशन में आए, क्योंकि यहाँ पर मुझे बंद करना है। मुझे क्योंकि पानी वानी पी के पेशेंट को थोड़ा दवाई देके सेशन में मैं ऐसे भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है। टाइम का तो हमें पंक्चुअल रहना चाहिए ना। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। सभी लोग को प्रणाम, नमस्ते। इंटरेक्टिव सेशन का मैंने पासवर्ड आईडी दिया है जूम का, उसमें आइए, जुड़िए, हम लोग और डिस्कस करेंगे। वहां मैं खुले मन से आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। प्रणाम सभी को।